हाय, मेरा नाम गौरांग। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीआर फॉर्म के बारे में कि आईटीआर फॉर्म कौन पर्सन किस किस पर्सन को कौन कौन सा आईटीआर भरना चाहिए। अगर हम बात करें आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, बेसिकली ये जो चार आईटीआर है ना, ये इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म, इन तीन एसोसिएट्स के लिए ये चार आईटीआर एप्लीकेबल हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4। और ये जो डिफर कर रहे हैं ये बेसिकली इनकम की वजह से डिफर कर रहे हैं। अगर आप आईटीआर 1 को पढ़ेंगे तो आईटीआर 1 आपका सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल केस में है। इंडिविजुअल बीइंग ए रेसिडेंट होना चाहिए अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आप जैसे सेक्शन 6 में क्राइटेरिया दे रखा है कि कब आप रेसिडेंट कहे जाएंगे, कब नॉन रेसिडेंट, उसमें रेसिडेंट आप हो गए। रेसिडेंट के बाद भी एक क्राइटेरिया और है कि आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ये जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो ये वाली रिटर्न नहीं भरेगा, आईटीआर नहीं भरेगा। और उसकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख तक होनी चाहिए। और उसकी इनकम में सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी होनी चाहिए। वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर ये वाली स्कीम, मतलब ये वाला आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट नहीं कर सकता अपनी रिटर्न के लिए। और अदर सोर्सेज से इनकम होनी चाहिए, सही है। और एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 5,000 तक होनी चाहिए। क्लियर। अगर किसी कंपनी में कोई भी इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो ये रिटर्न नहीं भर सकता। या फिर किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में उसने पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है तो अभी ये वाली आईटीआर नहीं भर सकता। तो आईटीआर 1 के लिए आप देख सकते हैं काफी सारे क्राइटेरिया हैं। सिर्फ इंडिविजुअल आईटीआर भर सकता है और कोई नहीं भर सकता है इस आईटीआर को, आईटीआर 1 फॉर्म को। और आप रेसिडेंट होने चाहिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने चाहिए। आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए। और आपकी स्पेसिफिक मतलब सिलेक्टेड इनकम से ही आपकी क्या होनी चाहिए, आय होनी चाहिए। जैसे आपकी सैलरी से अगर आय है, आपकी वन हाउस प्रॉपर्टी से अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आप आईटीआर 1 सिलेक्ट नहीं कर सकते। अदर सोर्सेज से अगर आपकी आईटीआर तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक होनी चाहिए। क्लियर। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। और आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टेड नहीं होनी चाहिए अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में। इक्विटी शेयर्स ये वो कंपनी होती है जो लिस्टेड नहीं है। प्राइवेट कंपनी हो सकती है और पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है। अब आईटीआर 2 कौन भर सकता है? भैया आईटीआर 2 तो इंडिविजुअली भर सकता है और एचयूएफ भी भर सकता है, ठीक है। इसमें और कोई कंडीशन नहीं है। इसमें बस एक ही कंडीशन है कि भैया आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल आईटीआर 2 फॉर्म सिलेक्ट कर सकता है। क्लियर। आपकी बस बिजनेस इनकम ना हो, बस आपको आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल आईटीआर इस फॉर्म को सिलेक्ट कर सकता है। अब इंडिविजुअल चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, चाहे रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एचयूएफ भी, अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। आईटीआर 3 फॉर्म कौन भर सकता है? भाई आईटीआर 3 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ भर सकते हैं उनकी जिनकी बिजनेस इनकम है। क्या? जिनकी अगर बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 3 फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या? तो अभी आईटीआर 1 और 2, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 1 और 2 नहीं भर सकते। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप आईटीआर 3 भर सकते हैं। और अगर आपकी बिजनेस इनकम है ये तो आप आईटीआर 4 भी भरेंगे यदि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं। प्रिजम्पटिव बेसिस मतलब यदि आप सेक्शन 44 एडी ऑप्ट करना चाहते हैं, 44 ए डी ए ऑप्ट करना चाहते हैं या 44 ए ऑप्ट करना चाहते हैं तो फिर आप आईटीआर 4 भरेंगे। ये स्पेसिफिक, ये आपका स्पेसिफिक आईटीआर है, आईटीआर 4 है। ये आपका स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए यदि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम अपनी दिखाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं भैया हम अपना ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते, ज्यादा डिटेल मेंटेन नहीं करना चाहते, तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना टर्नओवर दिखा के इनकम गवर्नमेंट आपका कैलकुलेट कर देगा। 8%, यहाँ पर 8% माना जाता है, यहाँ 50% आपको प्रॉफिट माना जाता है। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अगर आप आईटीआर भरना, अपनी डिटेल देना चाहते हैं इनकम टैक्स की, तो आप आईटीआर 4 भरेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आपकी जो टोटल इनकम होनी चाहिए वो 50 लाख तक होनी चाहिए। क्लियर। आपने जो आपकी बिजनेस इनकम है वो आप कौन सी स्कीम के अंतर्गत दिखा रहे हैं? 44 एडी, 44 एडी, 44 एई। क्या? अब ये वाली आइडिया नॉट फॉर इंडिविजुअल हु इज आइदर इन अ डायरेक्टर इन कंपनी या हैविंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप ये वाली आईटीआर 4 ऑप्ट नहीं कर सकते। आईटीआर 5, क्या आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अगर आप इनकम दिखाना चाहते हो
तो क्या आप ITR 3 भर सकते हो? क्यों नहीं भर सकते? भाई आप अगर ITR 4 नहीं भर पा रहे हो, किसी भी रीजन के कारण, ड्यू रीजन कारण, तो फिर आप कौन सी ITR भरोगे बिजनेस इनकम की? हालांकि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखाना चाह रहे हो, लेकिन आप कौन सी ITR भरोगे? ITR 3 ITR भरोगे। क्यों नहीं भरोगे आप ITR? अगर जैसे आपकी टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाती है और आप प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम दिखाना चाहते हो, तो फिर आप कौन सी ITR भरोगे भैया? ITR भरोगे आप 3, नहीं भर सकते आप 4। या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, या फिर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपके पास है, तो फिर आप ITR 3 4 नहीं भर सकते, फिर आपको ITR क्या बनना पड़ेगा? 3। तो ITR 3 ऐसा नहीं है कि ITR 3 में आप प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम नहीं दिखा सकते, तो आप ITR 3 में प्रेजेंटिव बेसिस पे भी इनकम दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं, जो ITR 4 है वो इंडिविजुअली बढ़ सकता है, HUF भी बढ़ सकता है और फर्म भी बढ़ सकती है, बस LLP नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो स्कीम है वो LLP ऑप्ट नहीं कर सकता। अब ITR 4 कौन बढ़ सकता है भाई? अदर देन इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, HUF नहीं होनी चाहिए, कंपनी नहीं होनी चाहिए, स्पेशल पर्सन नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये है, अब इसमें कौन कौन बच गए भैया? इसमें बच गई फर्म, इसमें बच गई EOP, इसमें बच गई BOI। ये जो पर्सन है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये कौन सी बनेंगे? ये आपके बनेंगे ITR 5। कौन कौन? फर्म, EOP, BOI। अब अगर आप कंपनी है, कंपनी की रिटर्न भरने जा रहे हैं, तो आपको ITR 6 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेक्शन 11 का बेनिफिट ले रहे हैं, ये कौन लेता है? तो सेक्शन 25 में रजिस्टर होती है एनजीओ। एनजीओ, तो एनजीओ के लिए आप कौन सा फॉर्म है? ITR 7 फॉर्म है। जैसे एनजीओ हो गई, या फिर हॉस्पिटल हो गए, है ना, इस तरीके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, ट्रस्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, तो वो कौन से फॉर्म बनेंगे? ITR 7। जो स्पेसिफिक सेक्शन है उसका उसका क्या ले रही है? उसका बेनिफिट ले रही है। जैसे सेक्शन 11, 10 और 11 12 का बेनिफिट ले रही है, तो आपको ITR 7 भरना पड़ेगा। आप ITR और कोई नहीं भरेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 7 भरनी पड़ेगी। ये स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, जो स्पेसिफाइड पर्सन है, जैसे हॉस्पिटल हो गए, मैंने आपको बताया, है ना, कोई भी ट्रस्ट हो गया किसी भी तरीके का, क्या, तो उसको क्या करना भरना पड़ेगा? ITR 7 फॉर्म भरना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी को भी ITR 7 फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो मैंने ये पूरा डिटेल में बताया आपको कौन कौन पर्सन, ये बेसिकली जो ITR फॉर्म्स हैं, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं, तो ये ITR फॉर्म एक तो टाइप ऑफ पर्सन और इनकम के अकॉर्डिंग ये क्या है? बटे हुए हैं। क्लियर है? अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ऑनलाइन साइट है इनकम टैक्स की, ये आप देख सकते हैं ऊपर, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। हालांकि ये साइट बदलने वाली है इनकम टैक्स की, जब बदल जाएगी तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूटिलिटी एक्सेल में अवेलेबल है, और ये आपकी जावा यूटिलिटी अवेलेबल है। क्या एक चीज मैं और आप बता दूं आपको, दो आईटीआर ऐसी हैं जिसको आप ऑनलाइन भर सकते हैं। एक तो ITR 1 आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन भी आपके पास में ऑप्शन है कि आप इसको ITR ऑनलाइन इसको जाके सबमिट कर सकते हैं, आपको इस यूटिलिटी का यूज करने की जरूरत नहीं है। और ITR 4, ये जो दो रिटर्न है, ये वाली दो रिटर्न है जो ITR 1 और ITR 4, ये आप ऑनलाइन भर सकते हैं जाके ऑनलाइन। आपको ये जो यूटिलिटी है ये यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको आप यूज ना भी करें तो अभी आप साइट पे आके, इनकम टैक्स की साइट पे आके आप इस ITR को भर सकते हैं। ठीक है? मैं भी बताऊंगा इसको कि ये जो ITR है ऑनलाइन आप कैसे आके भरेंगे। ठीक है? तो मेरा बेसिकली ये जो वीडियो था आपका, ये बताने का था कि आप कौन कौन सी, जैसे आप कौन कौन से टाइप ऑफ पर्सन है या आपकी कौन सी इनकम है, तो आपको कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक होके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। मैं इसी तरीके से GST से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल में देता रहूंगा। ओके, बाय।